बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, महमूद गिलानी अब तक में आपको खुशामदीद कहता है। आज हम उस मौजू पे बात करेंगे जो कई दिनों से चल रहा है और ख़त्म नहीं हुआ। मेरी मुराद है आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर फ़ारूक हसनात साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप बलूचिस्तान के हवाले से भी एक्सपर्ट हैं, इनकी कोई स्टडीज़ हैं। वैसे आपको पता है कि हमारे ये खुसूसी मेहमान होते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो लफ्ज़ आया है आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान, ये आगाज़ जब आप कहते हैं तो असल में तो आप डिफ़ीट तस्लीम करते हैं। दूसरा, इसमें आप ह्यूमिलिएट करते हैं दूसरे आदमी को, हालांकि वो कह रहे हैं कि 62 साल 63 साल में हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन ये लफ्ज़ आगाज़ पे आपका कोई कंसर्न है? मेरा ये ख्याल है जी कि बलूचिस्तान तो हिस्सा है पाकिस्तान का, और अगर माजी में कोताहियाँ हुई हैं वहाँ पे तरक्की के मामलात में और उनको हकूक़ नहीं मिले, तो ये तो एक हिस्सा है, आइनी हिस्सा है, जिसमें वो खामियाँ जो हैं वो दूर करनी चाहिए। तो इसलिए आगाज़ तो नहीं, मेरा ख्याल है तो ऑटोमेटिक है ये। तो हाँ, कोई ऐसा लफ्ज़ देते जो कि यानी जिनको दे रहे हैं उनको भी साहिब हैसियत बनाते और जो दे रहे हैं वो भी साहिब हैसियत होते। ये कोई अच्छा नहीं लगा मुझे। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब ने, हम जाएंगे उन हकूक़ की बात पे, ये जो नेशनल असम्बली में डिबेट हुई और 2 दिन डिबेट चलती रही, फिर अचानक वज़ीर आज़म साहब आ गए, उन्होंने कुछ पैसों की बात की और उन्होंने कहा कि मैं तमाम जो लीडरशिप यहाँ है या एग्ज़ाइल में है उनसे बात करना चाहता हूँ, बुज़ुर्गों के घर चले जाना चाहता हूँ। लेकिन वो ये नहीं समझ आ रही थी कि इसके बाद डिबेट नहीं होगी। लगता ये था कि इसके बाद डिबेट होगी, लेकिन वो रैप अप करके चले गए। ये क्या अंदाज़ है? मेरा ख्याल है जी, जो असल मामला है वो आइन की जो तरमीम पेश की गई हैं असम्बली में, उसके ऊपर सारा कुछ होगा। इसलिए कि सूबाई खुद मुख्तारी का जो फार्मूला आ रहा है, अगर सूबाई खुद मुख्तारी में एक तसल्ली बख्श तरीके से हो जाती है तो उससे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। दूसरा NFC अवार्ड जो आजकल चल रहा है, आज उसका तीसरा दिन है। वो उम्मीद ये की जा रही है कि उस पर एक एग्रीमेंट हो गया है, सारे सूबे उससे इत्तफाक कर रहे हैं, जो फार्मूला बनाया गया है, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, इक्वालिटी की वो बात होगी। बाकी जो मामलात थे ग्राउंड के ऊपर, मिसाल के तौर पे जो लापता अफराद थे उनकी इन्होंने हुकूमत ने भी कुछ किए हैं जी। मैं पिछली पॉइंट पे जा रहा हूँ। आप समझते हैं कि ये जो अवार्ड होगा ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो खुद मुख्तारी के लिए करनी है वो खुद ब खुद इसमें आ जाएंगी या वो दोनों मिलेंगी? नहीं, वो उसका इसके ऊपर असर पड़ेगा, यानी लेकिन यहाँ पे इंतज़ामी मामलात के ऊपर बात की गई है जो असम्बली में पेश किया है। मिसाल के तौर पर फ़ौजी छावनियों की बात की है, उसको हटाया जाएगा, गवादर का इंतज़ाम कैसे किया जाएगा, रॉयल्टी के मामलात कैसे हैं, और वो कैसे नाके लगे हुए थे, नाके, जी बिल्कुल। तो ये ज़्यादा इंतज़ामी मामलात पे बात है। चूँकि आइन का तो एक दूसरा मसला है, वो तो आइन की में तरमीम होगी तो ये सारा होगा। लेकिन लग ये रहा है कि आगे चल कर इस पर एक एग्रीमेंट हो जाएगा और बलूचिस्तान और जो तमाम सूबे हैं उनमें एक ऑटोनमी, रीजनेबल हद तक ऑटोनमी भी उनको मिल जाएगी। और लेकिन इससे फिर बलूचिस्तान को चैलेंजेस भी बहुत होंगे, इसलिए कि अभी तो ये इल्ज़ाम लगता है, जो कि सही लगता है। चैलेंजेस पे बाद में जाते हैं, पहले तो हकूक़ की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि अगर बलूचिस्तान एज ए सूबा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करवाएगा अपने बारे में, वो तमाम बकिया सूबों पर भी तो लागू होगा? जी बिल्कुल, यकीनन होगा। अब जब हम ये देखते हैं कि वो कह भी यही रहे हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हमें खुद मुख्तारी दें, हमारा तो सबसे पहला ये मुतालबा है। दूसरा, उनके जो गुमशुदा लोग थे, आर्मी वगैरह, ये तो कंसर्न माने जाते, लेकिन आप इसकी देर क्यों हो रही है? देर हो रही है, ये पूरी हुकूमत की जो सुस्त रवि है बाकी भी सारे मामलात में हमें उसका ये हिस्सा है। चूँकि अब तक तो ये हो जाना चाहिए था। 17वीं अमेंडमेंट है, उसमें भी हुकूमत अपनी वजूहत उसकी बताती है कि हम चाहते हैं कि कंसेंसस हो तमाम सियासी जमातों का, जिसमें बलूचिस्तान के साथ मामलात नहीं जुड़े हुए, दूसरे मामलात हैं, लेकिन वो चाहते हैं सारे मामलात को एक साथ हम किया जाए। लेकिन यकीनन इसमें उस रफ्तार के साथ नहीं आगे पेशरफ्त हुई जिस तरह की होनी चाहिए थी और जिस तरह बलूचिस्तान की अर्जेंसी थी, उस लिहाज से वो तो नहीं हुआ। लेकिन जो दूसरे मामलात हैं, जैसे
सरहद का नाम है, उसमें लोगों के इख्तलाफ हैं। मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के हवाले से किसी पार्टी का कोई इख्तलाफ नहीं है, यानी कि आप दें इनको खुद मुख्तारी, क्योंकि और सूबों को भी मिलती है, तो फिर क्यों देर होनी चाहिए? आप मुझे कोई टेक्निकल, मेरा ख्याल है जी बैड गवर्नेंस कि ना, ये असल में बात यह है कि एक तो आप गवर्नेंस के जो मामलात हैं उनको सीधा करते हैं और अपने एक्टिवेट करते हैं, अपने जो वज़रा की पूरी टीम है और एडवाइज़र्स की उस तरफ, और तरजीहात आपकी क्या है। लेकिन जब आप हुकूमत से बात करते हैं तो वो तो एक आपको बात कहेंगे, देखिए वहाँ पे फाटा में क्या हो रहा है, सवात में फिर हमने किया, इकनॉमिक कंडीशंस बहुत बुरी हैं तो उसके साथ हमें ये भी करना पड़ा, यानी बहुत सी और भी मामलात हैं जिनको साथ लेके चलना पड़ा। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि हुकूमत का काम ही ये होता है कि एक यक वक्त में वो बहुत सी चीज़ें करते हैं। कोई ऐसा माशरा नहीं है जो वो एक एक उसके इश्यूज आते हैं और उसको वो डील करते हैं। बेशुमार इश्यूज एक वक्त में आते हैं और मल्टी टास्क आप होते हैं, हुकूमतें मल्टी टास्क होती हैं और आप सारे मामलात को, चूँकि टीमें आपके पास बहुत बड़ी होती हैं, ज़राया आपके पास बड़े होते हैं, तो यकीनन इसमें सुस्त रवि का ये शिकार रहा है। जी हाँ जी, जैसे हर काम के लिए कमेटी बनती है, दुनिया में तमाम हुकूमतों के सामने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आते हैं, सोशल प्रॉब्लम आते हैं, जिस तरह हम जंग के मामलात हमारे साथ हो रहे हैं, वो तो कमेटी बनी, इसकी भी कमेटी बनी, उस कमेटी ने अपनी सिफारिशात इनको दे दी। तो फिर ये बलूचों को शक पड़ता है कि फिर देर हो जाएगी, बार बार वो ये कह रहे हैं। ये तो वो जो मोतदिल बलोची हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो एक्शन देखना चाहते हैं और पहला एक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल, हमें नहीं चाहिए पैकेज किसी सूरत, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्यों नहीं समझा जाता? इसके पीछे क्या सियासी कोई खेल है? मेरा नहीं हाल सियासी खेल है, चूँकि सियासी खेल अब हो नहीं सकता, अब इतना प्रेशर है। क्योंकि पहले तो ये होता था कि अवाम बिल्कुल लाताल्लुक़ होते थे, लेकिन अब मीडिया इंफॉर्मेशन के दूसरे ज़राए जो हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बहुत इन्फॉर्म्ड हमारी पब्लिक ओपिनियन हो गई है। और दूसरे सबक भी सीखे हैं बहुत से, माजी से हमारे सियासी जमातों ने भी सीखे हैं, सियासी पार्टियों ने। हो तो ये जाएगा, लेकिन परसेप्शंस बहुत ज़रूरी होती हैं, यानी आप किस तरह एक चीज़ को देख रहे हैं, और परसेप्शंस को दूर करना बहुत ज़रूरी होता है, मिस परसेप्शंस को, जो गलत फहमियाँ हो गई हैं, और उसके लिए ज़रा तेज़ी से काम करना पड़ता है, यानी प्रोएक्टिव जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, आपको वो होना पड़ता है। क्योंकि आप जितना डिले करेंगे उतने ही मसाइल अपने अंदर मज़ीद मसाइल पैदा करते जाते हैं और मज़ीद गलत फहमियाँ करती हैं, फिर उतना ही मुश्किल काम होता जाता है उनको काबू में लाना। क्योंकि बलूचिस्तान को आप बाकी जो एक्टिविटी हो रही है, सरहद, वज़ीरिस्तान साउथ में, मालाकंड, सवात, जो सब कुछ हुआ वो लिंक्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि बलूचिस्तान सूबा, जिस पे हम आगे चल के बात करेंगे, वज़ीर आज़म साहब ने ये फरमाया अब जब वो रैप अप कर रहे थे कि मैं तमाम नाराज़ बलूची, जिसमें बुख्ती हैं, दूसरे भी हैं, वो जो बाहर जा चुके हैं, मैं उनको दावत देता हूँ वो आएँ, और फिर ये भी कहा कि जो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं मैं उनके घर जाना चाहता हूँ। तो जो वो बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने कहा जी हम आके क्या बात करें, हमारी बात का शुरू तो ये था कि वो तो ये कह रहे थे कि हमें बिल्कुल अलहदगी चाहिए, तो कुजा ये कि सूबाई खुद मुख्तारी हो। तो ये क्या इन्होंने ऐसा स्टेप बाय स्टेप ये करना है काम कि मैं तो ये नहीं कहता कि खुदा न खास्ता बलूचिस्तान की अलहदगी जो हो नहीं सकती, इसलिए कि बलूचिस्तान जैसे आप जानते हैं पख्तून भी रहते हैं, बलोच भी रहते हैं, और ये कुछ नाराज़ हैं, बहुत नाराज़ हैं। तो ये इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा है, और जब उनसे पूछा जाता है इंडिया आपको सपोर्ट कर रहा है, वो कहते हैं नहीं, ये इंडिजिनस है जो ये मूवमेंट चली है कि हम अलहदा होना चाहते हैं। तो कहते हैं अगर पाकिस्तान दूसरे ममालिक से हेल्प ले सकते हैं तो हम भी लेंगे। ये बड़ा अहम बात है, मैं चाहता हूँ आप खुल के इससे बात। जी, इसमें बात यह है कि ज़रा थोड़ा समय पीछे जाना पड़ेगा अंग्रेज़ों के ज़माने में, क्योंकि एक ख़ास तौर पे सोशल इकनॉमिक यहाँ पे निज़ाम था बलूचिस्तान में, और अंग्रेज़ों ने आके उसको रीइंफोर्स किया था। संडरमैन जो मशहूर उसका है, यानी कबायली निज़ाम को, सरदारी निज़ाम को मज़ीद मजबूत किया था। दूसरा तो लीज टेरिटरीज थी जो अंग्रेज़ इनडायरेक्टली उस पर हुकूमत कर रहे थे, और डायरेक्टली भी कोयटा वगैरह में। तीसरा कलात की बहुत बड़ी स्टेट थी, तो इसलिए ये इनका शुरू से ये मिजाज रहा है कि ये एक एक्सट्रीम पोजीशन को सरदार लेते हैं, और फिर जब नेगोशिएशन शुरू होती हैं तो उसके बाद मामलात जो उनके तय वो कर लिए जाते हैं।
तो अब ये हम देखते हैं गिलानी साहब कि जब पूरे हिंदुस्तान में यानी ब्रिटिश इंडिया में जब बहुत सी तहरीकें चल रही थी सर सैयद अहमद ख़ान की अपने तालीम के सिलसिले में, या अंग्रेज़ जब लोकल गवर्नमेंट का एक सेटअप बनाना चाह रहे थे और उसमें बातचीत चल रही थी, और फिर खिलाफत मूवमेंट जो कि यहाँ के मुसलमानों ने बहुत हिस्सा लिया, तो बलूचिस्तान उससे बिल्कुल ला ताल्लुक रहा। यानी कि जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही थी, रिलीजियस जो डेवलपमेंट्स हो रही थी और अदारे बन रहे थे कच्चे बुनियादी, जो भी बलूचिस्तान का उससे कोई ताल्लुक नहीं था, चूंकि उनका खास किस्म का निज़ाम अंग्रेज़ों ने वहाँ बनाया हुआ था। तो इसलिए ये छोटी सी ब्रेक का है, यहीं से बात शुरू के बाद ये बैकग्राउंड